हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है किशोरावस्था। हम किशोरावस्था के बारे में बहुत ही आज डीपली तरीके से जानेंगे कि जो हमारा एडोलेसेंस पीरियड जो होता है वह क्या होता है। तो हमारा क्वेश्चन है, टाइम को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी क्लास को हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। तो हमारा आंसर में हम अपना समझेंगे या जानेंगे कि जो किशोरावस्था जो है वह सबसे कठिन काल है, यानी किशोरावस्था को जो है सबसे कठिन काल कहा जाता है। और ये किसने कहा है? तो ये हमारे एक मनोवैज्ञानिक महोदय हैं जिनका की नाम है क्रिक पैट्रिक, जिन्होंने की किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा है। आगे देखते हैं कि आगे इसमें कहा गया है कि व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है, एक ऐसा क्रांति वाला काल आता है जिसमें जो है व्यक्ति के जीवन में जो है वह बहुत ही उथल पुथल मच जाती है। तो उस जो हमारा जो उथल पुथल का जो हमारा काल होता है उसी को जो है किशोरावस्था कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो अवस्था होती है, ये यानी किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष तक की मानी जाती है, और जिसको कि हम टीनेज भी बोलते हैं। जो बच्चा होता है उसे हम कहते हैं, जो 12 से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको हम टीनेजर्स कहते हैं। आगे जो है कि जो किशोरावस्था जो होती है वह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद की अवस्था यानी तीसरी अवस्था होती है, और जो कि बाल्यावस्था की समाप्ति पर और जो हमारी प्रौढ़ावस्था जो होती है उसके पहले, यानी कि बाल्यावस्था जब समाप्त हो रही होती है तब किशोरावस्था का आरंभ होना शुरू हो जाता है, और जब किशोरावस्था जब समाप्त हो रही होती है तब प्रौढ़ावस्था हमारी शुरू होने लगती है। तो अंत में हम कैसे समझेंगे कि जो किशोरावस्था है वो बाल्यावस्था के अंत में और प्रौढ़ावस्था के पहले समाप्त हो जाती है। आगे जान लेते हैं कि जो किशोरावस्था है उसका क्या मतलब है, उसका क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड, जो किशोरावस्था है वह जो है वो आंग्ल भाषा में उसे एडोलेसेंस कहते हैं, यानी कि किशोरावस्था को हम आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा में हम जो है उसे एडोलेसेंस कहते हैं। और जो ये शब्द है, ये शब्द लैटिन भाषा के जो है एडोलेसियर शब्द से बना है, जिसका कि मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो जो किशोरावस्था जो होती है वह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है वो परिपक्वता की ओर यानी मेच्योर होने लगता है, उसकी ओर जो है बढ़ता है, और जिसकी समाप्ति पर वह जो है क्या हो जाता है, वह परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। यानी किशोरावस्था जब आरंभ होती है तब बच्चा जो है परिपक्व यानी मेच्योर होने लगता है, और जब किशोरावस्था समाप्त हो रही होती है तब तक वह बहुत उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, वह अच्छे से परिपक्व, उसे अपना अच्छा अपना बुरा सब कुछ दिखाई देने लगता है। और आगे है कि मनोवैज्ञानिक जो है, हमारे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है इस अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। ये भी हम आगे जानेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक का ऐसी विचारधारा है जिन्होंने की जो है वे किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो परिभाषा जो मनोवैज्ञानिक की जिसकी भी पूछी जाती है वह बहुत ही काफ़ी टाइम बाद पूछी गई है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आगे हम जान लेते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरावस्था के विषय में अपने कुछ विचार रखे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे स्टेनले हॉल ही वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने की जो है किशोरावस्था को जो है बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। नेक्स्ट है हमारे मनोवैज्ञानिक जिनका कि नाम है कुलहन। उनके अनुसार उन्होंने बताया है कि जो किशोरावस्था जो होती है वो बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच की जो है संक्रांति काल है, यानी किशोरावस्था जो है वो बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के काल के बीच का संक्रांति काल है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कि क्या किशोरावस्था क्या है, उसकी टाइम पीरियड कितना होता है और उसके
को जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो भी परिभाषाएं जो दी गई हैं वह क्या कह रही हैं। अब हम आगे जान लेते हैं फ्रेंड्स कि जो किशोरावस्था है उसकी प्रॉपर्टीज़ या विशेषताएं क्या है। तो सर्वांगीण विकास की दृष्टि से किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। सर्वांगीण यानी कि बहुत ही संपूर्ण विकास, यानी ऑलराउंडर भी हम इसे कह सकते हैं। ऑलराउंड से जो है सर्वांगीण विकास की दृष्टि से किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी कि संपूर्ण तरीके से, यानी व्यक्ति के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए जो है किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं वह हम एक एक करके पॉइंट वाइज, नंबर वाइज हम इसको देखते हैं। सबसे पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो है उसमें बताया गया है कि जो किशोरावस्था जो होती है उसमें जो है अनेक तरह के जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। किसमें? हमारे शरीर में, यानी कि बहुत अनेक तरीके से जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस काल में जो है शारीरिक दृष्टि से जो क्या होता है, यौवनारंभ के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यानी कि जो किशोरावस्था में जो बच्चे एंटर कर जाते हैं, जो बच्चे टीनेजर्स जो होते हैं, उसमें जो लड़के होते हैं, आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं उनका जो क्या है, उनकी थोड़े थोड़े उनके चेहरे पर जो है बाल आने लगते हैं, उनका गला भारी होने लगता है, उनकी आवाज़ भारी होने लगती है। और लड़कियां जो होती हैं उनका जो है थोड़ा फैट थोड़ा जो है फैलने लगता है, और उनके क्या कहते हैं सेक्सुअल चेंजेस भी होते हैं। तो ये जो है क्या है, शारीरिक विकास जो है किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट है हमारा मानसिक विकास। मानसिक विकास जो है उसमें बताया गया है कि इस अवस्था में जो क्या होता है कि जो शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी, यानी मानसिक क्षमता में भी हमारी वृद्धि होने लगती है। बच्चे जो है उसकी कल्पना शक्ति, स्मृति और दीवा स्वप्नों की, यानी कि डे ड्रीम्स की जो है वह बहुत ही बहुलता, यानी बहुत ज़्यादा वह उसको क्या करता है, देखने लगता है। और तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा, मतलब तर्क करता है, उसमें तर्क शक्ति भी विकसित होती है, उसमें वृद्धि होती है, निर्णय लेने की क्षमता भी आ जाती है जो, और आदि जो है ये क्या है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। और बच्चा जो है व्यक्ति क्या करता है, वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी वह क्या करते हैं, रुचि लेने लगते हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव, यानी कि इस उम्र के बच्चे में, यानी इस अवस्था में जो है बच्चे का क्या होता है कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, ना उसमें स्टेबिलिटी होती है और ना ही उसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो किशोर और किशोरी, यानी कि जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनको, जो लड़के होते हैं उनको किशोर और जो लड़कियां होती हैं उनको किशोरियां कहा जाता है। तो इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं तो उनकी मनोस्थिति जो होती है वो मतलब बहुत ही बच्चों की तरह उनकी बहुत ही अनस्टेबल होती है। वो अस्थिर भी होती है उनकी, अनस्टेबल यानी कि अस्थिर भी होती है उनकी। वो मतलब बहुत सारी चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम इस चीज़ में करें या मतलब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोचेगा कि मैं ये इस स्ट्रीम में जाऊं या इस स्ट्रीम में जाऊं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और इस समय उसमें क्या होता है, इतनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहे होते हैं कि उनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं, उनको सिर्फ अपने में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही अलग तरीके से बिहेव वो करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में वो शारीरिक रूप से भी उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है, मानसिक रूप से भी परिवर्तन हो रहा है, उनके संवेगों में भी परिवर्तन हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ों से वो बहुत ही ऐसे फेस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो जिससे उनका बिहेवियर जो है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनकी परेशानियां उनको होती हैं। और आगे है कि इनकी मनोदशा जो होती है वो अस्थिर होती है। इसके परिणाम स्वरूप वह वातावरण में समायोजन करने में अपनी कठिनाई को महसूस करते हैं, यानी कि वो सोशली अपने आप को एडजस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा
परेशानी महसूस करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक विशेषताएं समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारी विशेषता है कि व्यवहार में विभिन्नताएं। तो उसमें बताया गया है कि जो किशोर और जो किशोरियाँ जो होते हैं उनमें जो है संवेगों की प्रबलता होती है। जैसा कि अभी हमने लास्ट में पढ़ा, मतलब लास्ट हमारी जो विशेषता थी थर्ड नंबर, उसमें भी हमने वही चीज़ पढ़ी थी। वही चीज़ हमारी फोर्थ विशेषता कह रही है कि जो संवेगों की उसमें क्या होती है, प्रबलता होती है। संवेगात्मक आवेश में वे क्या करते हैं, वे असंभव और असाधारण कार्य जो होते हैं उसको करने का संकल्प कर लेते हैं। और कभी वे अधम्य, मतलब कभी वे बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और कभी वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट, निराश, उदास हो जाते हैं। तो उनके व्यवहार में भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा विभिन्नताएं होती हैं। कभी तो वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, कभी तुरंत ही कोई कुछ ऐसा हो गया या कुछ भी उनके मन में कुछ ऐसा आ गया जिससे वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान, हताश, उदास हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किशोरावस्था के बच्चों को होती हैं। नेक्स्ट हमारी विशेषता है काम भावना का विकास, यानी किशोरावस्था की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है काम भावना का प्रबल होना, यानी कि बच्चे के जो है काम की भावना में प्रबल होती है। नेक्स्ट है हमारा कल्पना का बाहुल्य, यानी कल्पना का बाहुल्य का मतलब ये है कि जो उनकी इमेजिनेशन जो पावर होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसमें वे क्या करते हैं, वे अपनी इच्छाओं को, सारी इच्छाओं को जो है पूरी करने को, मैं तो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वे बहुत सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, वो इमेजिन कर लेते हैं, वो कल्पना कर लेते हैं सारी चीज़ों की। तो इससे वे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी, मान लीजिए कोई भी उनका कुछ भी हुआ तो वो क्या करते हैं कि उस चीज़ को सोचने लगते हैं, अपने ख्यालों की दुनिया में कल्पना करने लगते हैं उन सारी चीज़ों की वो। तो और उसमें क्या होते हैं, इनकी जो हमारे दीवा स्वप्न जो होते हैं, यानी दिन में देखने वाले जो सपने, ये लोग क्या करते हैं दिन में सपने देखने लगते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, किशोरावस्था के बच्चों को जो है कल्पना शक्ति उनकी बहुत ही तीव्र गति से उनकी है, ऐसे कह सकते हैं कल्पना शक्ति जो है उनकी है बहुत ही उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारा कि विषमलिंगीय आकर्षण, यानी कि हमने लास्ट वीडियो यानी हमारी जो कल की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था सॉरी सॉरी जो बाल्यावस्था के जो बच्चे थे उनको अपने सिर्फ टोली से मतलब था, अपने ग्रुप में रहना, सभी के साथ खेलना ग्रुप्स में, मतलब लड़के लड़के के साथ खेलते थे बाल्यावस्था में और लड़कियां लड़कियों के साथ खेलती थी। लेकिन किशोरावस्था के बच्चे जो होते हैं वो विषम लिंगीय आकर्षण, यानी कि उनको लड़के को लड़की के प्रति आकर्षित उनका आकर्षण बढ़ जाता है और लड़की को लड़के के प्रति आकर्षण उनका बढ़ जाता है। तो ये थे हमारे विषमलिंगी आकर्षण की ये विशेषता। नेक्स्ट है हमारा समाज सेवा की भावना। तो समाज सेवा की भावना में क्या होता है कि जो हमारे किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं वे परोपकार की भावना का रूप ले लेते हैं। तो वे बहुत ज़्यादा इसमें इस अवस्था में लोग के बच्चे क्या करने लगते हैं, त्याग करने लगते हैं और परोपकार की भावना उनके अंदर प्रबल हो जाती है। तो वह उनके सामाजिक सेवा में, यानी कि वह अपने आप को समाज के लिए अपने आप को बहुत ही अच्छा समझते हैं कि हम ये काम समाज के लिए या उनके समाज की सेवा करने में वे अपने आप को बहुत ही परोपकारी समझते हैं। तो ये थी हमारी विशेषता समाज की भावना। नेक्स्ट है हमारी अपराध प्रवृत्ति का विकास। तो इसमें क्या होता है कि जो इच्छा पूर्ति में उनकी अगर कोई बाधा आ रही है, कोई अगर वो निराश है या उनकी कुछ उन्हें असफलता प्राप्त हो रही है और उनका किसी से मान लीजिए कोई प्रेम है उसमें उनका अभाव है, प्रेम का अभाव है उनको, तो और इन सभी कारणों से वे क्या करते हैं, उनके अंदर बहुत ही हिंसात्मक चीज़ें की प्रवृत्ति आ जाती है, उनकी भावना हिंसात्मक हो जाती है। वे अपराध प्रवृत्ति या ऐसे भी कह सकते हैं अपराध प्रवृत्ति की भावना उनके अंदर जो है विकसित होने लगती है। तो इसीलिए जो है किशोरावस्था को बहुत ही सबसे कठिन काल कहा गया है, क्योंकि जो किशोरावस्था जो होती है वो बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। इसमें बच्चे को
इसमें मतलब सब लोग सक्रिय हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी, हमारे टीचर्स भी, और हमारा मतलब सब चीज़ों को ध्यान में देख के मतलब सबसे ज़्यादा जो किशोरावस्था के बच्चों पर ध्यान देने के लिए जो लोग होते हैं वो हमारे माता पिता, हमारी फैमिली और हमारा विद्यालय और हमारा आसपास का वातावरण। तो इस एज के बच्चों ये जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक अवस्था के होते हैं। इनको मान लीजिए अगर किसी भी गलत, अगर वो उनको किसी भी चीज़ की बुरी लत लग गई तो वह उन्हें छूटनी नहीं है। तो ये बहुत ही सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि इसमें ही बच्चा मैच्योर होता है। अगर उनकी मैच्योरिटी एक गलत फील्ड में चली गई, मान लीजिए कोई हाई स्कूल का बच्चा, मतलब उसने हाई स्कूल पास किया, फिर उसके बाद में उसको सिगरेट पीने की बुरी संगत में अगर वो पड़ गए तो ये उनके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ रहेगी। तो इसीलिए किशोरावस्था जो होती है बहुत ही कठिन काल होता है, जिसमें बच्चे को बहुत ही उनका विकास, उनकी अच्छी मतलब अच्छी संगत में, अच्छी राह में और अच्छे विचारों में, अच्छे वातावरण में उनका परिवेश अगर रहे, उनके फ्रेंड्स अच्छे रहें तो जो है उनका अच्छे से वह मैच्योर भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि रुचियों में परिवर्तन। रुचियों में परिवर्तन का मतलब है कि जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं वे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के साथ साथ उनकी जो रुचि वो होती है ना, तो उनकी रुचियों में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें जो किशोर और जो किशोरियाँ जो होते हैं ना, वे उनकी कुछ कुछ रुचियाँ जो होती हैं वे समानताएं होती हैं कुछ में, और कुछ में भिन्नताएं भी होती हैं। मान लीजिए कि जो कुछ लड़कियों को भी पत्र पत्रिकाएं पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लड़कों को भी पढ़ना अच्छा लगता है, और कुछ लड़कियों को जो है मिट्टी के खिलौने बनाना पसंद होता है, और कुछ लड़कों को नहीं होता है। तो ये क्या होता है, उनकी रुचियों में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है आत्मसम्मान की भावना, यानी कि इस एज के बच्चे जो होते हैं वे अपने आप को, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की बहुत ही ज़्यादा जो है उनको परवाह रहती है। अगर उनको मान लीजिए एक 15 साल का बच्चा है और एक है 8 साल का बच्चा, अगर 15 साल के बच्चे को 8 साल के बच्चे के सामने किसी ने डांट दिया तो वो अपने अंदर अपनी उस चीज़ को बेइज्जती समझेगा, उस चीज़ को अपनी इंसल्ट समझेगा। तो इसमें क्या होता है, वह अपना आत्मसम्मान की बहुत ज़्यादा फिक्र करता है कि कहीं उसकी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, उसकी कहीं इंसल्ट ना हो जाए, उसको कहीं नीचा ना दिखना पड़े। तो इसमें उन लोग को जो है बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की पड़ी होती है कि भैया हमारी तो बस इमेज हर जगह जो है बहुत ही अच्छी खासी बनी रहे, और हम कहीं पर भी कुछ भी कोई हमसे कह ना पाए बस। तो ये उनके अंदर ऐसी भावनाएं भी उमड़ती हैं किस एज में, किशोरावस्था में। आगे हमारे एक महोदय हैं, वह कहते हैं कि जो किशोरावस्था जो होती है वह एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि किशोरावस्था में जो होता है वह बच्चे का एक नया जन्म होता है, क्योंकि वह एक नए वातावरण में, एक नई एज में जो है प्रवेश करते हैं, और एक बहुत ज़्यादा चीज़ों से वह संपर्क में आते हैं उनके, तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट भी करती हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, उनका एक नया जन्म भी है, जो कि उन्हें उच्चतर भी बना सकती हैं, उन्हें श्रेष्ठतर भी बना सकती हैं। अब आगे हम फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किशोरावस्था में जो है शिक्षा का क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स किशोरावस्था के संबंध में जो है विभिन्न तथ्यों के जो है अध्ययन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि यह अवस्था जो है वह जीवन का सबसे कठिन और नाजुक काल है। आगे है कि ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो इसीलिए इसको हम ज़्यादा इसमें टाइम नहीं गवाएंगे। आगे लिखा है कि शारीरिक, मानसिक और संवैगिक दृष्टि से ये क्रांतिकारी परिवर्तन काल है। ये तो हम सब लोग समझ गए हैं अब तक, तो क्योंकि हमने सारी विशेषताएं समझ ली, किशोरावस्था को समझ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि किशोरावस्था का शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा का किशोरावस्था में क्या
महत्व है। तो इसमें आगे हमारे एक महोदय हैं मनोवैज्ञानिक, जिनका कि नाम है वैलेंटाइन। वे कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक द्वारा बहुत समय तक उपदेश दिए जाने के बाद अंत में यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी है कि शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है। यानी वैलेंटाइन जो है उन्होंने बताया है कि जो शिक्षा है वह किशोरावस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे विभिन्न विद्वान भी हैं, वो शिक्षाविद भी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं हमारे, उनके अनुसार जो है किशोरावस्था में जो है बालक के जो है भविष्य के सही दिशा देने के लिए जो है शिक्षा व्यवस्था करते समय जो है निम्नलिखित शीर्षकों यानी बहुत सारे जो टॉपिक्स नीचे जो है हमारे दिए गए हैं उन पर ध्यान देना उनके लिए न्याय संगत है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है जिसका कि नाम है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। यानी किशोरावस्था में जो है शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं बहुत ही तीव्र गति से या द्रुत गति से होते हैं, इसीलिए शरीर को स्वस्थ, सबल और सुडौल बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मानसिक विकास के लिए शिक्षा। तो किशोरावस्था में जो है मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास करने के लिए उत्तम शिक्षा व्यवस्था जो है करनी चाहिए। इसके लिए जो है बहुत सारे इन्होंने जो है अपने तथ्य दिए हैं कि इन तथ्यों को ध्यान में रखकर जो है शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। इन्होंने सबसे पहला बताया कि पाठ्यक्रम में जो है विज्ञान, साहित्य, गणित, भूगोल और विद्यालय के पाठ्य जो है विषयांतर विषयों को रखना चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम भी में विज्ञान भी, लिटरेचर भी, मैथ भी, ज्योग्राफी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि किशोरों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए तथा निरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम के अलावा प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थान पर पर्यटन हेतु ले जाना चाहिए। यानी कि इन्होंने बताया कि बच्चे को हम मान लीजिए एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, हम उसको एक हिस्ट्री के अपने इतिहास के सब्जेक्ट में हम उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि ताजमहल ऐसा है, लाल किला ऐसा है। तो इसमें बच्चे क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर उन सारी चीज़ों को देखने की जिज्ञासा होती है, और कुछ बच्चों की मेंटेलिटी भी ऐसी होती है कि वो उन्हें किताब से कम समझ में आता है। ये मतलब कुछ की नहीं होती, नॉर्मली हम सभी लोगों की ऐसी होती है कि हम कोई भी चीज़ अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो वो हमें 75% समझ में आएगी, फिर बाकी का जो 25% हो जाता है और जो हम समझ रहे हैं, जो हम किताब से जितना भी हमने 75% अपना जाना समझा, तो वो हमारे लिए मान लीजिए हमने 20 दिन तक किताब नहीं खोली एक बार पढ़ने के बाद में, तो हम उस चीज़ को बहुत मतलब भूल जाएंगे। कुछ कुछ चीज़ें हमें याद रहेंगी पर कुछ कुछ हम भूल जाएंगे उसमें से। पर लेकिन अगर हम उसे देख कर हम किसी चीज़ के बारे में, कोई अगर इमारत है या कोई भी है, उसको अगर हम देखेंगे, उसके जब देख कर अगर हम उसे पढ़ेंगे, देख कर यानी कि हम उसे नेचुरली मतलब उसके पास जाकर देखेंगे वहाँ पे, तो वो चीज़ हमारे लिए दिमाग में क्या होगी, एकदम स्टेबल, बहुत ज़्यादा बैठ जाएगी, हम उसे भूल नहीं पाएंगे कभी भी। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि किशोरों की जो जिज्ञासा होती है, यानी बच्चों को उस चीज़ के देखने की जो जिज्ञासा होती है, उस चीज़ के बारे में जानने की जो जिज्ञासा होती है, उसको शांत करने के लिए जो है क्या करना चाहिए, उन्हें टूर पर ले जाना चाहिए, इधर उधर ऐतिहासिक जगहों पर उन्हें दिखाने ले जाना चाहिए। थर्ड है हमारा कि विद्यालय में वाचनालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रयोगशाला आदि की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है मानसिक विकास का भाषा विज्ञान से नज़दीकी संबंध है, अतः विद्यालय में शुद्ध बोलने तथा सुलेख का अभ्यास भी करना चाहिए। नेक्स्ट है किशोरों की रुचियाँ, कल्पनाओं, दीवा स्वप्नों एवं भावुकता का लाभ उठाकर उसे साहित्य, संगीत, कला आदि की तरफ लगाया जाना चाहिए। आई होप आप सभी तथ्य जो है उनको ध्यान में रखकर जो शिक्षा व्यवस्था करनी है वह सारे तथ्य आप सभी लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे। उसमें मैंने कोई किताबी भाषा इतनी नहीं जोड़ी है जो कि समझने लायक नहीं है, वह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रही है, इसलिए मैंने नीचे के कुछ कुछ पॉइंट्स जो है उनको सिर्फ रीड किया है, क्योंकि वो अच्छे से दिख रहा है, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। आगे हमारा
संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। तो जो संवेगात्मक विकास के लिए भी कुछ तथ्य हैं उनको दृष्टिगत या दृष्टि में रखना चाहिए। इसमें पहला है कि जो मूल प्रवृत्तियां जो हैं उन और संवेगों का जो शोधन करने की शिक्षा जो है उनको दी जाए, और संवेगों को प्रशिक्षित करने की यह सर्वोत्तम विधि है। इसके लिए किशोरों को जो है संगीत, साहित्य, कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति जो है उनकी रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट है जो उनके जो नैतिक और जो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उनको जो है अनुकूल पर्यावरण भी प्रदान करना चाहिए, यानी कि उनको नैतिकता की शिक्षा और धार्मिक की शिक्षा देते देखते उनके जो पर्यावरण है, जो उनके आसपास का वातावरण है, वो भी उनके अनुकूल ही होना चाहिए, ताकि किशोरों को जो है वह चारित्रिक विकास भी उनका अच्छे से हो सके। थर्ड पॉइंट है हमारा कि संवेगात्मक शिक्षा के लिए जो है शिक्षकों को किशोरों के संवेगों की जानकारी करना चाहिए, यानी कि संवेगात्मक जो शिक्षा है उसकी शिक्षा के लिए जो टीचर्स हैं उनको जो है बच्चों के संवेगों की जानकारी होनी चाहिए कि किस बच्चे को ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ से वह खुश होता है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि चैप्टर पॉइंट 4 जिसका कि नाम है सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। तो नॉर्मली है कि हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि मनुष्य जो है वह क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य यानी हम सभी लोग क्या है, समाज में रहते हैं, तो हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। जन्म से मृत्यु तक हम समाज में ही रहते हैं, समाज से ही चीज़ें सीखते हैं, उसी में ही पले बड़े हैं। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वह सामाजिक भावना का विकास करना है। समाज से उत्तम समायोजन के लिए जो है पाठ्य विषयांतर कार्यक्रम, खेल कूद, स्काउटिंग, विद्यालय का वातावरण, पत्र पत्रिकाएं आदि की व्यवस्थाएं जो है करनी चाहिए। यानी कि समाज तो हर तरीके का है, किसी समाज में लड़कियों की इज्जत होती है, किसी समाज में नहीं होती है। तो हमारी जो शिक्षा है उस शिक्षा के थ्रू ऐसा वातावरण, ऐसा उत्तम वातावरण हमें समायोजित करना है जिसमें जो है बच्चे का सामाजिक विकास अच्छे से हो सके। नंबर 5 है धार्मिक तथा नैतिक विकास की शिक्षा। इसमें क्या होता है, जो नैतिक विकास जो है उसके लिए किशोरों के सम्मुख जो है अच्छे आदर्श एवं अनुकरणीय आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप धार्मिक और नैतिक विकास की शिक्षा तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा का मतलब भी आप समझ रहे हैं, यानी कि प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर जो है उनके, ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चे पर ध्यान दिया और उसी के अनुसार सभी बच्चों को देख लिया। मान लीजिए फर्स्ट सीट पे बच्चा, एक इंटेलिजेंट बच्चा बैठा है, आपने देखा कि हाँ ये अच्छा है, तो आपने उसी को मान के पूरी क्लास को इंटेलिजेंट मान लिया और आप उसी बेस में पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं है। सबकी व्यक्तिगत भिन्नता है, किसी बच्चे को जल्दी समझ में आता है, किसी बच्चे को कम समझ में आता है, कोई बच्चा मंद बुद्धि वाला है। तो सबकी जो है व्यक्तिगत भिन्नता को समझकर उनकी उसी के अनुसार जो है उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। 7 है हमारा यौन शिक्षा। यौन शिक्षा जो है उसमें हमारे एक महोदय हैं जिनका कि नाम है रॉस। वह कहते हैं कि काम जो है वह समस्त जीवन का नहीं, तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। एक जो है एक विशाल नदी के अति प्रवाह के समान यह क्या होता है, जीवन की भूमि के बड़े भाग को सींचता है और वह उपजाऊ बनाता है। यानी कि जो किशोरावस्था में जो है यौन शिक्षा की महत्वता जो है बहुत रॉस के कथन के हिसाब से स्पष्ट हो जाती है। वह किशोर किशोरियाँ जो होते हैं वे अधिकांश समस्याओं का जो है सीधा संबंध उनकी काम प्रवृत्ति से होता है। यानी कि जो टीनेजर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसका सीधा संबंध जो है उनकी काम प्रवृत्ति से होता है। क्योंकि जो भारतीय परिवार जो होते हैं उनमें काम को एक वर्जित दर्शन माना जाता है। इस संबंध में क्या होता है कि इस संबंध में जानकारी करने में क्या होता है कि बहुत ही
लज्जा और जो है बहुत ही संकोच महसूस किया जाता है। इसीलिए जो है भारतीय परिवार या भारतीय परिवेश में जो है किशोर किशोरियों को जो है यौन शिक्षा प्रदान करना ज़रूरी ही नहीं, जो है अनिवार्य भी होनी चाहिए। तो आई होप आप यौन शिक्षा के बारे में समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार मतलब कि जो सिंपैथिक बिहेवियर होता है, इसमें क्या होता है कि जो किशोरावस्था में जो है बहुत ही तमाम तरीके से जो है परिवर्तन होते हैं किशोर किशोरियों में। तो उसमें हमारे माता पिता, अभिभावक, हमारे विद्यालय के जो हमारा वातावरण है वह सभी को जो है उन किशोर किशोरियों को, उन सभी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। उनके साथ ही बहुत ही ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनके किशोर किशोरियों के अंदर जो है बहुत ही शारीरिक और मानसिक सब तरीके के परिवर्तन हो रहे होते हैं, और ये सभी परिवर्तन एकदम से होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसकम्फर्टेबल फील होता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स का जो क्या होता है, ये कर्तव्य है, हमारे टीचर्स का ये कर्तव्य है कि वह हम सभी के साथ में क्या है बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, जिससे कि उनको क्या कहते हैं अच्छा लगेगा, किसको, किशोरावस्था वाले बच्चों को। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है MCQ बेस्ड इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQ बने हैं वह सभी एक क्लास में हम अच्छे से उनको जानेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।